नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 127 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या बोल सकते हैं पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। और जब हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम का एक एक्सप्रेशन आया था और उस एक्सप्रेशन में एक टर्म था, जिस टर्म को हमने क्या बोला था, पॉइंटिंग वेक्टर बोला था। आज हम क्या करेंगे, जो टर्म था या जो पॉइंटिंग वेक्टर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्या क्या चीजें दिखाता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, रोज की तरह कोई पेन निकालो और हिंट डालो क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। और जो थोड़ा पिछला लेक्चर था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट था किसका, या बोल सकते हैं जो एक्सप्रेशन था किसका, पॉइंटिंग थ्योरम का, उसे लिख लेते हैं और वहां से ये जो मेरे पास पॉइंटिंग वेक्टर है उसे बाहर निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हिंट डालो क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, और उसके नीचे लिखो सिंस वी नो, सिंस फ्रॉम पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम वी नो, क्या जानते हैं हम, वी नो व्हाट वी नो, माइनस का डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी। यहाँ कितना आता है 1/2 और अंदर कितना आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आता है ई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आता है 1/μ0 इंटू कितना होता है बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पर कितना आता है डी टाउ, दिस इज वॉल्यूम ओवर ए वॉल्यूम वी, सॉरी इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड फिर प्लस कितना होता है यहाँ पर, दिस इज 1/μ0 एंड इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस एंड दिस वॉल्यूम इज इनक्लोज बाई दिस सरफेस। और यहाँ पर कितना आता है हमारे पास, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कितना आता है ई क्रॉस बी और डॉट कितना आता है डी ए आता है। ये बात समझ में आई। एंड दिस इज अवर पॉइंटिंग थ्योरम। ये क्या थी, हमारा पॉइंटिंग थ्योरम थी। ये किसको दिखा रहा है, दिस इज पावर डिलीवर को दिखा रहा है। ये जो टर्म है किसको दिखा रहा है कि जो वॉल्यूम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, ये टर्म दिखा रहा है। और ये पूरा टर्म किसको दिखा रहा है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो इस सरफेस से किस तरीके से बाहर निकल रही है, तो जो सरफेस से बाहर निकलने का रेट है वो क्या है, वो ये वाला टर्म दिखा रहा है। ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, इस टर्म की, कि 1/μ0 इंटू दिस थिंग। तो इन दिस थ्योरम THEORM in second term, देखो अगर मैं सेकंड टर्म में एक चीज देखूं किसकी, इन सेकंड टर्म वी हैव 1/μ0 एंड इनटू कितना आ जाएगा ये ई क्रॉस बी। और ये जो हमने चीज लिखी है, ये जो हमने क्वांटिटी यहां पर लिखी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोल देते हैं। ये बात समझ में आई। एंड दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/μ0 इंटू कितना आ जाएगा, ये ई क्रॉस बी आ जाएगा। ई और बी यहाँ पर क्या पता है ना आपको, ठीक है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज माई पॉइंटिंग वेक्टर S एंड पॉइंटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय S। ठीक है, ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो सिंस वी नो, जो मेरे पास H इक्वल टू होता है, H यानी एक्सिलरी फील्ड, H इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, दिस इज B डिवाइडेड बाई μ0 होता है जब मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, 0 होता है। तो एक काम करो, ये वैल्यू उठाकर आप पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर S निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, E क्रॉस बी डिवाइडेड बाई μ0। इसको मैं कर लेके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लिख सकता हूं, बिकॉज दिस μ0 इज कांस्टेंट, तो इसके नीचे लिख सकता हूं मैं इसको, आंसर आज लिख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, b डिवाइडेड बाई μ0 आ जाएगा। एंड दिस b डिवाइडेड बाई μ0 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, s है, तो यहाँ सॉरी h है, तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज e क्रॉस कितना आ गया, यहाँ पर h आ गया। तो दिस इज माई अनदर वे ऑफ राइटिंग पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, नाउ अब पॉइंटिंग वेक्टर का फिजिकल मीनिंग, तो हिंट डालो क्या, फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी ये दिखाता क्या है, व्हाट पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट। तो ऐसे लिखो, व्हाट पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट,
पॉइंटिंग वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट, बता सकते हो आप क्या? देखो ये हमने थोड़ा बहुत कल वाले लेक्चर में डिस्कस भी कर रखा है। क्या दिखाता है पॉइंटिंग वेक्टर? पॉइंटिंग वेक्टर दिखाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। किसको दिखा रहा है? एनर्जी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, और यहां पर क्या है? एरिया है, तो नीचे चले जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को दिखाता है। किसको दिखाता है? तो यहां पर लिख के चलो, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट, पॉइंटिंग वेक्टर, या फिर ऐसे लिखो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा कि यहां से यहां पे एस लिखो और इसके आगे ऐसे 3 ये लगाओ, यानी एस किसको दिखा रहा है? इसके आगे लिख दो क्या? एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? सिंस वी नो कि दिस एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर डिलीवर या सिंपल पावर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एस इक्वल टू, कभी कभी एस पॉइंटिंग वेक्टर के जो हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है? पावर पर यूनिट एरिया। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? पावर पर यूनिट एरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कभी कभी पॉइंटिंग वेक्टर, और हर बार ऐसा ना हो कि वो आपको क्या बोले कि पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड करो। वो कभी ये बोल सकता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या है, या फिर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी है, या बोल सकता है पावर पर यूनिट एरिया कितनी है, ठीक है। उसका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको ये दो कहीं पर दिखे तो इसका मतलब वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है? आपसे पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड करने को बोल रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, नाउ इसका एक और नाम और होता है, दैट नेम इज एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। इसका एक नाम और क्या होता है? एस का एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। कभी कभी इसको इस नाम से भी पूछ लिया जाता है कि दिस पॉइंटिंग वेक्टर एस इज ऑल्सो रिटन एज एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसे मिटा दूं तो एक और नाम क्या है इसका? एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। तो इनमें से अगर कोई भी नाम आपको कहीं भी एग्जाम में या फिर पेपर में या फिर क्वेश्चन में देखने को मिले, यानी वो किसकी बात कर रहा है? यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर की ही बात कर रहा है। ये बात क्लियर है आपको? ओके, तो ये 3 नाम आप यहां बोल सकते हैं। ये 3 जो वे हैं किसी भी पॉइंटिंग वेक्टर को कहने के, वो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एच है, वो दोनों क्या हो रहे हैं? इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं बिकॉज है क्या, ये एक्चुअल में फील्ड ही है, लेकिन इस फील्ड से क्या है? अलग है, अप्लाइड फील्ड ऐसा बोल सकते हैं। अब थोड़ी देर क्या बोल दो, ये क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड है एच, और ई क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। होता वो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस फील्ड से क्या होता है? अलग होता है। उसको हमने खाली एच बोला है। हमारे थ्योरी में जो हमने एच के बारे में डिस्कस किया था, उसे हमने क्या बोला? एच बोला है खाली, उसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या बोलो कि दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ये बोलूं कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, और जो कि होता भी है, ठीक है, क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं। तो मान लिया ये कैसे हैं? दोनों ऑसिलेटरी है, टाइम के साथ क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा? इनका एवरेज चाहिए होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इनकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसका मतलब जो एस की वैल्यू है वो भी क्या होगी? हमारे पास हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो मुझे क्या चाहिए? एस का एवरेज चाहिए। और जब भी मैं एस का एवरेज निकालता हूं तो मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज देखने को मिलती है। देखो, जैसे ही मैं एस का एवरेज निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे खाली एस था, जब मेरे पास खाली एस था, वो क्या था मेरे पास? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया था। लेकिन जैसे मैं इसका क्या निकालूंगा? एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज निकालते ही यहां पर जो डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आंसर है हाँ जी, आ जाएगा। और जब भी मैं बात करता हूं किसकी? एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी। ये किसकी डेफिनेशन है? इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। यानी जब भी मैं बात करूंगा किसकी? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की बात करूंगा, यानी वो किस चीज को बता रहा है? इंटेंसिटी को बता रहा है, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। समझ में आई बात? यानी जब भी मैं पॉइंटिंग वेक्टर के एवरेज की बात करूंगा तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही बात है, यहां पर हम क्या करेंगे? लिख के चलेंगे। ऐसे हैशटैग बना के लिखो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। और एक कैसा एवरेज होगा? अगर मेरे पास ई और एच दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब जो एवरेज आएगा, कौन सा एवरेज आएगा? टाइम एवरेज आएगा, ठीक। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है। ओके, माइंड में से लिख के चलो, मतलब माइंड में बना के चलो कि जो एवरेज होगा वो कौन सा एवरेज होगा? टाइम एवरेज होगा, ठीक है। नाउ अगर हम जानते हैं, सिंस वी नो, जो मेरे पास एस इक्वल टू होता है वो कितना होता है मेरे पास? ई क्रॉस
H होता है। अब यहाँ पर जो बातें हम E और H के टर्म में ही करेंगे, ठीक है, इसके टर्म में बातें कम करेंगे, ठीक, क्योंकि हमको पता है कि जो H है उसके साथ कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि ये हमने लगाया ना, ठीक है। तो H और E के साथ ही बात करेंगे, H और B के साथ बातें हम कम करेंगे, ठीक। तो S इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर E क्रॉस H आ गया। अगर मैं क्या निकालूं, एवरेज निकालूं, तो एवरेज ऑफ S, ये क्या है, एवरेज को दिखाने का तरीका होता है। ऐसा ही हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज कैसे दिखाते हैं, हम इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज द एवरेज ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर S, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ दिस होल थिंग। तो एवरेज ऑफ कितना आ जाएगा, ये E क्रॉस H आ जाएगा। तो हमको E और H गिवन होंगे, हम उनका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको क्या निकाल देंगे, टाइम एवरेज निकाल देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एवरेज ऑफ S निकल के आ जाएगा। अब इसका लिखने का एक और आसान तरीका रहता है, और वो तरीका है मेरे पास क्या, कि दिस एवरेज ऑफ S, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S, इसको और करके लिखो इस तरीके से, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, 1/2 या फिर 1/2 रियल पार्ट ऑफ, देखो अभी ध्यान से देखना, समझना बात को, अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H स्टार क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H स्टार, ठीक है, कि एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H स्टार। यहां पर E अगेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, H स्टार क्या है, H स्टार है मेरे पास क्या, इस H का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है, जो H स्टार है वो क्या है, इस H का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जैसे हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, A प्लस आयोटा B होता है। ऐसा मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये A माइनस का आयोटा B हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ है, आंसर आज ही पढ़ा हुआ है। तो जो H है वो क्या है मेरे पास, इस H स्टार क्या है मेरे पास, इस H का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको। अगर इतनी बात क्लियर होगी, देखो थोड़ा मॉडिफाई करो इस अंग्रेजी की जगह जो रियल पार्ट ऑफ लिखा है इसकी जगह मैं खाली RE लिख सकता हूं, ठीक है। इतना तो मैथमेटिक्स हम सबको आती है। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 RE। जो RE है यहां पर किसको दिखा रहा है, इस पूरी अंग्रेजी को दिखा रहा है। जो रियल पार्ट ऑफ लिखा है इसको हम शॉर्टकट में RE लिख सकते हैं। तो RE इंटू कितना आ जाएगा, ये E क्रॉस H स्टार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, E क्रॉस H स्टार, ठीक है। तो दिस इज माई अनदर वे ऑफ राइटिंग पॉइंटिंग वेक्टर S, सॉरी एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S। और अब यहां पर क्या लिखो, ऐसे हैशटैग बना के लिखो कि एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। तो लिख के चलो, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटेंसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय I। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर एवरेज ऑफ S आ जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको इंटेंसिटी फाइंड करने को बोलेगा किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आप क्या फाइंड करोगे, एवरेज ऑफ S फाइंड कर दोगे, टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या कर दोगे, फाइंड कर दोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर दोगे। तो यहां से मेरे पास इंटेंसिटी I इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1/2 रियल पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, E क्रॉस H स्टार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E क्रॉस H स्टार। नाउ आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये हमने ऐसे सीधे कैसे लिख दिया, इसे प्रूव भी तो करो कि इस S का जो एवरेज होता है, ये तो समझ में आता है, इतना होता है क्योंकि S इक्वल टू ये होता है तो उसका एवरेज ये हो गया। नाउ इससे यहां कैसे पहुंचे हम, तो इससे हमें क्या करना है, इस चीज को लाना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एम रहेगा वो क्या रहेगा, इस चीज को प्रूव करना। लेट अस प्रूव इट कि एवरेज ऑफ एनी पॉइंटिंग वेक्टर या फिर टाइम एवरेज ऑफ एनी पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H स्टार। ये होता है, ये हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है, ठीक है। ये मैंने पहले ऐसे क्यों लिखा दिया, क्योंकि बहुत बार आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, सीधे आपको एज ए क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है कि इसको क्या करो, प्रूफ करो। तो हम क्या करने वाले हैं, आप प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे मिटाऊं मैं, तो एक काम करो, जितना लिखा है उसको नोट करो, फिर उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखो एक आध चीज और है,
आप यहां पर बहुत सारे कमेंट कर सकते हो। जैसे एक कमेंट क्या कर सकते हो, इस एस को देखकर, इस एस के बारे में कि जो एस होगा, जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा, वो हमेशा ई और एच के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हम जानते हैं ना कि अगर ई क्रॉस एच करूंगा तो मेरे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर एस निकल के आएगा वो ई और एच के परपेंडिकुलर निकल के आएगा। आएगा नहीं आएगा? आंसर हाँ जी आएगा। तो एक काम करो, कहीं पर भी कॉपी यहाँ पे इसी के नीचे लिख दो, या फिर अगर यहां पर जगह बची है तो यहां पर लिख दो कि इसमें एक आदमी कमेंट कर सकता हूं कि पॉइंटिंग वेक्टर एस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच। एच और ई के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, एक चीज हम जो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, या बोलते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपने थोड़ा बहुत क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच बोथ ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर ईच अदर। दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये और ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो थर्ड डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होती है? एक डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करेगा, एक डायरेक्शन में एच ऑसिलेट करेगा, तो थर्ड डायरेक्शन होगी कौन सी होगी? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो थर्ड डायरेक्शन होती है किसकी होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की होती है। इसका मतलब जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही होगी? ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है? एनर्जी, यानी एस हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल कर रही होगी। तभी वहीं से ये क्या आया? इंटेंसिटी है। तभी हम एस को इंटेंसिटी क्या कर पा रहे हैं? दिखा पा रहे हैं, यानी एस के एवरेज को हम इंटेंसिटी से दिखा पा रहे हैं, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से, या फिर एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, या बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है? जा रही है। ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, एक आसान सी चीज थी, एक समझने वाली चीज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अब बढ़ते हैं कहां को? इसके प्रूफ की ओर। नाउ लेट मी प्रूव इट। Now let me prove it। यानी इस चीज को क्या करना है? हमको प्रूव करना है। ये जो यहाँ पर लिखा है, या फिर ये जो लिखा है कि एवरेज ऑफ एस इक्वल टू दिस थिंग, इसे मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर। अब अजम्पशन किसके बारे में होगा? ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और एच के बारे में। तो लेट अस कंसीडर ई एंड एच आर रिटन इन फॉलोइंग एज फॉलोइंग। ठीक है, मान लिया जो ई और एच है उनको हम फॉलोइंग तरीके से लिख सकते हैं, निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू कितना है मेरे पास? ई इक्वल टू है मेरे पास कितना? ई नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दिस इज द, या इसको थोड़ा और अच्छा लिखोगे, क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग। क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ किसका? ई नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो क्या है? रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी है। और दूसरा अजम्पशन क्या ले लिया हमने कि जो एच है, एच मेरे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ एच नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और जो हमारा पास एच है वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिया मैंने? दैट इज रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी बोल दिया, और जो एच है उसको मैंने क्या बोल दिया? रियल पार्ट ऑफ एच नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी बोल दिया। ठीक है, तो ये अजम्पशन आपको क्या रखने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे कि हमने इस तरीके से एच ई और एच को क्या कर रखा है? अज्यूम कर रखा है। ओके, नाउ अब यहां पर जो, अब ये तो पता है कि ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ओमेगा क्या होगी? उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, टी क्या होगा? वहां टाइम होगा, टाइम के साथ ई और एच क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अब बात आती है कि जो ई नॉट और एच नॉट है ये दोनों क्या है? देखो, जो ई नॉट और एच नॉट होंगे ना, दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स वेक्टर होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स वेक्टर। तो यानी जो ई नॉट है हियर, तो ऐसे लिख के चलो, हियर
ई नॉट वेक्टर एंड एच नॉट वेक्टर आर कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, तभी यहां पर क्या आया, रियल आया, यानी उसका क्या लेना, रियल पार्ट हमको लेना है, ठीक है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, हमें कौन सा वाला लेना है, रियल वाला लेना है, ठीक है, तभी यहां पर क्या आया, रियल आया। लेट ई नॉट एंड एच नॉट आर कॉम्प्लेक्स वेक्टर नंबर या फिर वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई नॉट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई नॉट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई, फिर प्लस कितना आ जाएगा, आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैंने यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या लिखा, ए प्लस आई बी लिखा, तो यहाँ मैंने ई नॉट को क्या लिख दिया, मैंने इसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली जो एच आएगा मेरे पास, यहाँ पे एच नॉट आएगा, वो किस तरह आ जाएगा, तो एच नॉट इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, कि दिस इज रियल पार्ट ऑफ एच, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एच आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ मुझे क्या करना है, एस की वैल्यू पुट कर देनी है, तो सिंस वी नो एस इक्वल टू कितना है मेरे पास, एस इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, ई क्रॉस एच के बराबर होता है, नहीं होता, आंसर है हाँ जी होता है। तो ई की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, दोनों उठा क्या कर दो, पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास जो एस इक्वल टू आया वो कितना आ गया, दिस इज रियल पार्ट ऑफ क्या आ जाएगा, ये ई नॉट एंड इनटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एच नॉट एंड इनटू कितना आ गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ दिस इज माई ई नॉट, दिस इज माई एच नॉट, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो एस इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई नॉट की जो कितना आ जाएगा, ई नॉट की जो आएगा मेरे पास कितना, ई रियल प्लस का आयोटा ई इमेजिनरी, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा, और फिर इनटू कितना आ गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आ गया, फिर प्लस अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ, अब यहाँ पर कितना आ गया देखो, दिस इज एच रियल, और फिर प्लस कितना आ गया, आयोटा एच इमेजिनरी, और इनटू कितना आ गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आ गया। आया नहीं आया, अगर इतना आया, अब देखो हमें क्या करना है, रियल पार्ट चूज करना है, ओनली किसके बारे में सोचना है, रियल पार्ट के बारे में सोचना है। उससे पहले जो मेरे पास ई की पावर आयोटा ओमेगा टी है, और यहां पर जो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी है, इसको मैं साइन और कॉस के टर्म में लिख सकता, आंसर है हाँ जी लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखूंगा, अगर मैं थोड़ा बहुत इसको लिखने की कोशिश करूं, तो यहां से मेरे पास एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई आर, सॉरी ई आर प्लस का कितना आ जाएगा, ई आई इमेजिनरी, और इनटू ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये चीज पढ़ी है आपने, क्लास 12th में पढ़ी होगी, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में, ये मैथमेटिक्स में है आपके, कि कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पढ़ लेते हो आप, कि सिंस वी नो ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा एंड प्लस का आयोटा साइन थीटा, होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर ये चीज होता है तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ पर थीटा का जो कितना है मेरे पास ओमेगा टी है, फिर कितना आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा मेरे पास कितना, रियल पार्ट ऑफ, एंड दिस इज एच आर, क्या आएगा मेरे पास, एच रियल प्लस का कितना आया, आयोटा एच इमेजिनरी, एंड फिर इनटू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, ये फिर साइन कॉस वाला, यानी ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज कॉस ओमेगा टी, एंड फिर प्लस कितना बच गया, कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहां से मेरे पास s इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया कितना, रियल पार्ट ऑफ, अभी रियल पार्ट ये बाहर है, सबसे बाहर है, ठीक है, यानी इन दोनों से बाहर है, ये जो रियल पार्ट है इन दोनों से बाहर, तो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दूं में, तो बड़ा वाला ब्रैकेट रियल पार्ट ऑफ, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ, तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज ई आर एंड दिस वन इज वेक्टर, और ये मेरे पास कितना आया यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी आ गया, फिर आ जाएगा मेरे पास प्लस का आयोटा एंड दिस वन इज ई आर, और फिर अगेन कितना आ गया, साइन ओमेगा टी आया, साइन ओमेगा टी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का आयोटा ई इमेजिनरी, एंड इनटू कितना आ जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज आयोटा, आयोटा कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, ये ई एम आई ई इमेजिनरी, और इनटू कितना आ जाएगा, ये साइन ओमेगा
टी आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, इसका मुझे क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। फिर प्लस, अब यहाँ भी कर दो ऐसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, रियल पार्ट ऑफ, तो पहले एच इसके साथ फिर इसके साथ, तो दिस इज एच आर वेक्टर एंड इनटू कितना आ गया ये कॉस ओमेगा टी, फिर प्लस का साइन कितना हो जाएगा एच आर और इनटू कितना आ गया ये साइन ओमेगा टी, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये आयोटा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा एच इमेजिनरी और इनटू कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास कितना एच इमेजिनरी और इनटू कितना आ गया ये साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ठीक ना, अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी क्या है इमेजिनरी पार्ट, यानी जहां जहां आयोटा आ रखा है जिसके मल्टीप्लाई में वो उसको लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट क्या है, एक ये है रियल पार्ट इधर और दूसरा क्या है ये है, और नीचे वाले में रियल पार्ट क्या क्या है, एक ये है और दूसरा क्या है ये है। तो सिर्फ कौन से पार्ट लेने हैं, जो रियल है वो लेने हैं और बाकी को हमको हटा देना है, क्योंकि वो क्या है हमारी कंडीशन है। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ दिस होल ब्रैकेट एंड रियल पार्ट ऑफ दिस होल ब्रैकेट। ओके, तो ये मिटाऊं मैं, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, देखो ये मेरे पास आ गया कितना s इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका रियल पार्ट दिस माइनस दिस थिंग, तो ये मेरे पास आ गया मेरे पास ई आर इंटू कॉस ओमेगा टी। एक मिनट यार, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये बीच में प्लस कैसे हुआ, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, आई एम रियली रियली सॉरी यार, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट अगेन हियर, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉस लगाओ यार, सॉरी गलत हो जा रहा है, कभी कभी ना दिमाग से हट जाती बातें। ठीक है, ओके, क्रॉस है, क्या है यहाँ पर क्रॉस है, तो ये मेरे पास कितना आ गया ई आर वेक्टर एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी और फिर प्लस सॉरी माइनस का कितना आ गया ये ई इमेजिनरी और इनटू कितना आ गया ये साइन ओमेगा टी एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड, और ये क्या बचा मेरे पास यहाँ पर क्रॉस, और फिर मेरे पास कितना आया, ये चीज़ आ गई नीचे से आ जाएगा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा नीचे का, दिस इज एच आर वेक्टर एंड कॉस ओमेगा टी और फिर माइनस कितना आ गया, माइनस का एच इमेजिनरी वेक्टर और ये मेरे पास कितना आ गया साइन ओमेगा टी आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब क्या करो, दोनों और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, यानी वेक्टर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ, फिर इस वेक्टर का सॉरी इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ, फिर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना एस वेक्टर इज इक्वल टू ई आर क्रॉस एच आर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ई आर क्रॉस एच आर और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज माइनस और ई आर फिर क्रॉस कितना आ गया ये एच इमेजिनरी आ गया, ई आर क्रॉस एच इमेजिनरी और अंदर कितना बच गया ये मल्टीप्लाई हो गया कॉस ओमेगा टी और इनटू कितना आ जाएगा ये साइन ओमेगा टी आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ होगा, तो अगेन ये माइनस का कितना आ गया ये अंदर कितना बचा ई इमेजिनरी, एक मिनट सही लिख रहा हूं, ये इसके साथ हुआ फिर ये इसके साथ हुआ, अब ये इसके साथ होगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया ई इमेजिनरी और फिर क्रॉस कितना आ गया ये एच आर आ गया और अंदर कितना बच गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई में, इधर लिख दूँ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है मेरे पास साइन ओमेगा टी और इंटू कितना आ गया ये कॉस ओमेगा टी आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया ये ई इमेजिनरी एंड क्रॉस ऑफ कितना आ गया ये एच इमेजिनरी आ गया और अंदर कितना बच गया दिस इज साइन ओमेगा टी और इंटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, सिंपल कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो मेरे पास ये स्क्वायर वाला एक साथ लिख दो, तो ये मेरे पास आ गया क्या ई आर क्रॉस ये मेरे पास हो गया क्या एच आर एंड इनटू दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर प्लस का ये बचा इधर पे दिस इज ई इमेजिनरी क्रॉस कितना आ गया ये एच इमेजिनरी आ गया और इनटू कितना आ गया ये
साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। देखो इससे इससे और इस टर्म से साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाहर है तो बाहर ले लो। तो और एक चीज और, ये माइनस साइन है इधर पे, तो माइनस साइन माइनस भी बाहर ले लिया दोनों ओर से, और अंदर कितना बच गया ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा मेरे पास कितना, ई रियल, और क्रॉस कितना आ गया ये एच इमेजिनरी, फिर बीच में कितना है प्लस है, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ मेरे पास कितना आया, दिस इज ई इमेजिनरी, और फिर क्रॉस कितना आ गया ये एच रियल आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और इन दोनों के बाहर क्या ले लिया हमने, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ले लिया। कितना आ गया ये साइन ओमेगा टी, और इनटू कितना आ गया ये कॉस ओमेगा टी आ गया। हमें लेना क्या है, इसका टाइम एवरेज लेना है, तो टेकिंग टाइम एवरेज बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो, टाइम एवरेज ले लो, तो कितना आ जाएगा ये टाइम एवरेज ऑफ एस इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ वेरी क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये। अब जैसे मैंने ये बोला ना, आपके दिमाग की घंटी बननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपने क्लास 12th में पढ़ी हुई है कि टाइम एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, टाइम एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये वाली चीज़ आ जाएगी कि ई इमेजिनरी, एंड क्रॉस कितना आ जाएगा ये एच इमेजिनरी, एंड इनटू कितना आ जाएगा टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड फिर माइनस ये पूरी चीज़, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी पूरी चीज़, ओके। और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास टाइम एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा हुआ है, एसी करंट पढ़ी हुई है, तो वहां आपने डिस्कस किया था कि टाइम एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2, टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, एंड टाइम एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, दोनों ओर से 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास टाइम एवरेज ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। और अब किसी को समझ नहीं आया कि टाइम एवरेज ऑफ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कहीं पर भी डालो टाइम एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट की कोई भी वीडियो देख लो, किसी भी यूट्यूब की वीडियो देख लो, कोई भी कहीं पर किसी भी साइट से देख लो, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम एवरेज 1/2 होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम एवरेज 1/2 होता है, और साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी का जो टाइम एवरेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2, और अंदर कितना बच गया ये बच जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज ई आर क्रॉस कितना आ गया ये एच आर आया, ई आर क्रॉस एच आर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना ई इमेजिनरी क्रॉस कितना आ गया एच इमेजिनरी आ गया, आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन 1 आया नहीं मेरे पास, तो इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो, ठीक है। लेकिन जो हम चाह रहे थे कि s इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार, वो तो आया नहीं अभी, तो एक काम करो, नाउ जो ई क्रॉस एच स्टार है उसी को कैलकुलेट कर दो, ई क्रॉस एच स्टार को कैलकुलेट करो, और उसने कुछ ऐसा आना चाहिए, देखो ई क्रॉस एच स्टार का मतलब क्या होगा, देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ई इक्वल टू हमने डिस्कस कर रखा है, ई क्या है मेरे पास ई नॉट वेक्टर, और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और अगर मैं एच स्टार की बात करूंगा तो एच स्टार इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच नॉट स्टार, क्योंकि पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकल गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, ओके, ये भी क्या होगा, रियल पार्ट होगा, ठीक है, एक मिनट, ये भी क्या होगा, रियल पार्ट, आर ई ऑफ कितना आ जाएगा ये, दिस इज ई नॉट एंड ई की पावर आइटा ओमेगा टी, और फिर क्रॉस कितना आ गया ये रियल पार्ट ऑफ, दिस इज एच नॉट स्टार, क्योंकि एच स्टार निकाल कितना एच नॉट स्टार, और ये क्या आ जाएगा माइनस आई हो जाएगा, तो ई की पावर कितना आ जाएगा माइनस का आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ओके। अगर ये बात क्लियर है आपको, तो यहां पर
चलो एक बार करके देखो क्या आ जाएगा। थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तब मैं देख रहा हूँ। एक काम करो, हमें पता है ना रियल पार्ट लेना है, हमें अगर हमें पता है रियल पार्ट लेना है तो रियल पार्ट हटा दो, क्योंकि अगर मैं रियल पार्ट यहाँ पर लेके चला ना पहले से, वो क्या रहा है, जो कैलकुलेशन है वो लंबी हो जा रही है। मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी रियल पार्ट हटा दे रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में है कि वहाँ हमको रियल पार्ट लेना है, तो लास्ट में लूंगा कौन सा वाला पार्ट, मैं रियल पार्ट ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट है। मैं हटा रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट हटा रहा हूँ मैं, और बाकी वैसे लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पर रियल पार्ट है इसे हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब टफ हो जा रही है, कैलकुलेशन यानी लंबी हो जा रही है। उसको सॉल्व करने के लिए देखो, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ई नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी एंड फिर क्रॉस दिस इज एच नॉट का स्टार, और ये कितना आ गया, ई की पावर माइनस का ओमेगा टी आ गया। देखो इससे फायदा क्या हुआ कि दिस इंटू दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई तो है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज इसकी पावर कितनी है, प्लस है, इसकी पावर उतनी माइनस है, तो 1 हो गया ये। तो यहाँ मेरे पास सिंपल कितना आ गया, दिस इज ई नॉट क्रॉस, और ये मेरे पास कितना आ गया, एच नॉट स्टार आ गया, ठीक है। नाउ ई नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास, दिस इज ई नॉट इक्वल टू ई इमेजिनरी प्लस का आयोटा, सॉरी ई रियल इंटू आयोटा इमेजिनरी, आयोटा ई इमेजिनरी, और फिर कितना आ जाएगा ये क्रॉस। अब एच नॉट स्टार, एच नॉट कितना था मेरे पास, ये है, अगर इससे स्टार निकालो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एच रियल माइनस का आयोटा एच इमेजिनरी, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना, इसका इसके साथ होगा, तो दिस इज ई रियल क्रॉस, ये मेरे पास कितना आया, ई रियल क्रॉस एच आर, और फिर ये इसके साथ एंड माइनस का कितना आ गया, ये आयोटा, दिस इज एच ई रियल क्रॉस ई रियल, और फिर क्रॉस कितना आ जाएगा, क्रॉस हो गया ये एच इमेजिनरी, और फिर ये इसके साथ, फिर मेरे पास प्लस का आयोटा ई इमेजिनरी, और फिर क्रॉस कितना आ गया, एच रियल आ गया, एच रियल, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने के बाद कितना आ गया, ये ई इमेजिनरी, ई इमेजिनरी, और फिर मेरे पास से क्या आ गया, माइनस का ई इमेजिनरी क्रॉस एच इमेजिनरी आ गया, कितना आ गया, ई इमेजिनरी क्रॉस एच इमेजिनरी। अब मुझे क्या लेना है, इसका रियल पार्ट लेना है, ध्यान ध्यान सुनना बात को, मुझे क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग लेना है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार निकालूं, क्या निकालूं, क्योंकि मैं रियल पार्ट गायब कर दिया था, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि हमको लेना क्या है एक्चुअली, रियल ही लेना है ना। तो लो रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार कितना आ जाएगा, ई क्रॉस एच स्टार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखो यहां से रियल पार्ट कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, देखो ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, रियल वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये है, दोनों क्या कर दो, लिख दो यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ई रियल प्लस का ई इमेज, सॉरी एच रियल प्लस, नहीं भाई क्रॉस है यार, क्या कर रहा हूँ, क्रॉस दिस इज एच रियल, और बीच में कितना आ गया, प्लस आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया, एच ई इमेजिनरी, और क्रॉस कितना आ गया, ये एच इमेजिनरी आ गया, कितना आ गया, एच इमेजिनरी। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार इज इक्वल टू दिस थिंग। एक काम करो, देखो इधर देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कराओ। देखो इक्वेशन 1, ऐसे क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 2 बोलो। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराओगे, देखो जो राइट हैंड साइड में है ना, यहाँ पर सिर्फ किसकी कमी है, इस फैक्टर की कमी है, 1/2 फैक्टर की कमी है। तो एक काम करो, दोनों क्या कर दो 1/2, और यहाँ भी क्या कर दो 1/2 कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है क्या हो गया, दिस इज एवरेज ऑफ एस हो गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एवरेज ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार, ई क्रॉस एच स्टार, ऐसा लिखता आंसर आज ही लिख सकता हूं। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, दिस इज प्रूफ। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। आई बात समझ में। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट, कि जो एवरेज ऑफ एस होता है कितना होता है, 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार के बराबर होता है। ठीक है,
क्लियर है बात? ओके, तो अगर इतनी बात क्लियर हुई तो यहाँ पर एक आध चीज़ें और आती हैं, एक बार उनको देख लें। उससे पहले थोड़ा इसमें इंक भर लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं। आपको अगर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आई है, एक बार उसको पीछे पन्ने पलट लो और पीछे पन्ने पलट कर देख लो कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आ रखी है, तो फटाफट क्या करो, नीचे कमेंट करो या फिर क्या करो, मुझे व्हाट्सअप करो। कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल करने से पहले आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई? तो हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये बात समझ में आई यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यहाँ पर मैंने वो रियल हटा दिया, रियल हटाने से क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान बन गया, लेकिन रियल मैंने लास्ट में लिया, रियल ही लिया ना, रियल। ठीक, ओके। अब बात करते हैं किसकी, तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एक चीज़ होती है हमारे पास क्या, डेंसिटी, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है बताओ? तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यू ई इक्वल टू कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डॉट ई के बराबर होता है, नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, होता है। अगर मैं क्या निकालूं, एवरेज डेंसिटी इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल निकालूं, एवरेज डेंसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल, तो लीनियर मटेरियल का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो D इक्वल टू होता है वो किसके बराबर होता है मेरे पास, म्यू इंटू ई के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन इंटू ई के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, उस मटेरियल की परमिटिविटी होती है, नहीं होती? आंसर हाँ जी, होती है। अगर ये होता है तो यहां से मेरे पास यू ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस केस में ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई, जहां एप्सिलॉन नॉट था वहां क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, और डॉट कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये तो क्या निकला मेरे पास, एवरेज डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल निकल के आ गया। अगर इसको मैं क्या निकालूं, एवरेज निकालूं, एवरेज ऑफ दिस थिंग, एवरेज ऑफ यूई, यानी टाइम एवरेज की बात हो रही है, सॉरी। देखो ये जो मैं एक दो लाइन लिखा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, मतलब सीधे पूछ देगा कि एवरेज डेंसिटी इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल क्या होती है। नाउ अगर मैं यहां से क्या निकालूं, एवरेज ऑफ यू ई निकालूं, तो एवरेज ऑफ यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 तो कांस्टेंट है, और एवरेज ऑफ कितना आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा कितना मेरे पास, एप्सिलॉन इंटू ई डॉट ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू ई डॉट ई आ जाएगा। ठीक है ना, अब इससे थोड़ा बहुत हम हिंट ले सकते हैं, किससे, इस चीज से। ये एक्चुअल में था क्या, दिस एस इज, जो मेरे पास एस था वो क्या था मेरे पास, ई क्रॉस एच के बराबर था या नहीं था? आंसर है हाँ जी, था। जब मैंने इस एस का एवरेज निकाला तो क्या आया, 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार आया। क्या आया, 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार आया। तो सेम केस यहां पर भी होगा कि जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई डॉट ई स्टार आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास कि यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा कि दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई डॉट ई स्टार, कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई डॉट ई स्टार आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 भी आएगा, कितना आएगा, बिकॉज दिस 1/2 ऑफ दिस थिंग, रियल पार्ट ऑफ ई डॉट ई। तो यहां से मेरे पास यू ई इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 1/4 हो गया, 1/4 एप्सिलॉन और इंटू कितना आ गया, ये ई डॉट ई स्टार आ गया, कितना आ गया, ई डॉट ई स्टार, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज माई एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिखो कि इसको मैं अगर एप्सिलॉन को अंदर ले जाऊंगा तो एप्सिलॉन इंटू ई आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन इंटू ई इज इक्वल टू कितना होता है, इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल डी के बराबर होता है। तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम, कितना आ जाएगा ये 1/2 और इंटू कितना आ गया ये डी डॉट, और ये मेरे पास अंदर कितना बचा, ई स्टार बच गया। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, यू ई निकल गया, एंड ऐसे क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट। किसकी बात करें अगर हम, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है, कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम पूछा जाता है कि भैया एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी
इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कितनी होगी, इतनी होगी। अगर खाली ये पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितनी होती है तो इतनी होती है। अगर वो बोले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कितनी होती है, यानी वो ई और जो ई है उसके चेंज होने की बात कर रहा है, ई टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सेम सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट क्या होती है, इन मैग्नेटोस्टेट एनर्जी डेंसिटी UM इज इक्वल टू होता है कि मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर या फिर बी डॉट बी होता है, नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। तो अगर मैं ये बात करूं इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल, ये तो कहाँ हुआ, इन फ्री स्पेस हुआ। अगर मैं ये बोलूं फॉर लीनियर मटेरियल, फॉर लीनियर मटेरियल, अगर मैं लीनियर मटेरियल केस में बात करूं तो लीनियर मटेरियल के लिए जो मेरे पास H होता है वो किसके बराबर होता है, B डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होता है, जहां म्यू क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। तो इस केस में जो मेरे पास UM निकल के आ जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/2 B डॉट, या ऐसे लिखो इसको, क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 म्यू और अंदर कितना बच गया, ये B डॉट B बच गया, बचा नहीं बचा, आंसर है हाँ जी बचा। अगर ये B डॉट B है तो B को जो कर सकता हूँ मैं म्यू नॉट इंटू एस लिख सकता हूँ, तो UM इज इक्वल टू 1/2 म्यू और ये कितना आ गया, म्यू इंटू एच डॉट म्यू इंटू एच। देखो तो म्यू स्क्वायर एक म्यू कट गया तो बचा कितना, सिर्फ एक म्यू बचा। तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट इन केस ऑफ लीनियर मटेरियल दिस विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू और ये मेरे पास कितना बच गया, एच डॉट एच बच गया। तो दिस इज माई एनर्जी डेंसिटी, ओके। लेकिन अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टेट निकालना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू, तो एवरेज ऑफ UM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ UM इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस थिंग, यानी 1/2 म्यू तो ऐसे रहा और इंटू कितना आ गया, एवरेज ऑफ H इंटू एच स्टार आ गया, H इंटू एच आ गया। एंड फ्रॉम अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरे पास ये है, इसको क्या लिखता हूँ मैं, ये लिखता हूँ 1/2 रियल पार्ट ऑफ H डॉट एच स्टार आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2 म्यू और इंटू कितना आ जाएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ क्या आएगा, H डॉट एच स्टार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, H डॉट एच स्टार, अगेन H स्टार इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ H, ठीक। तो 1/2 1/2 1/4 हो गया ये मेरे पास UM इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 1/4 एंड दिस इज म्यू और इंटू कितना आ गया, ये रियल पार्ट ऑफ H डॉट एच स्टार आ गया। कितना आ गया, रियल पार्ट ऑफ H डॉट एच स्टार। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब क्यों ही बता रहे हो इसको, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट के जैसा हो गया, अलग सा कुछ पढ़ा दिया, नहीं, यही चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज़ मेरे सर मेरे को हमेशा बोलते थे, मैंने सर से पूछा कि सर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें जवाब दिया था हंसते हुए, एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं जो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्सर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनका, लेकिन इनका क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब है। और ये बहुत बार क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि इन मैग्नेटोस्टेट जो एवरेज एनर्जी होगी, या फिर बोलते हैं हाँ, जो एवरेज एनर्जी होगी जब H और H वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ, तो वो कितनी होगी, तो आंसर है कितनी होगी, इतनी होगी, यानी टाइम एवरेज की बात हो रही है यहाँ पर। सिमिलरली इन इलेक्ट्रोस्टेट ये होगी या फिर ये होगी, ठीक, ओके, क्लियर है इतनी बात। तो बस खत्म। आई होप जो मेन चीज़ था हमारा दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर, उसका फिजिकल मीनिंग और उसका जो डेरिवेशन था वो था, और आपके वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अब वो क्या करना है, और बच्चों को तक भी इसको पहुंचाना है, ठीक है, पहुंचाओ, ओके। तो इस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे इस काम को निरंतर बनाए रखने के लिए। आप नहीं करोगे तो फिर हो सकता है किस दिन ऐसा होगा कि मैं काम करते रह रहा हूँ, मेरे को उसका पारितोषिक नहीं मिल रहा है, उसका जो फल है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, फिर गड़बड़ हो सकती है ना, हम किसी दूसरे रास्ते में जा सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे चैनल को एक अच्छे मार्ग में या फिर उन लोगों तक पहुँचाना है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कभी कभी लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वो नहीं है कि जो अपने आप तक पहुंच जाएगी, आपको इसे खोजना ही पड़ेगा ना,
समझ आ रही बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? यही है, खोजो फिर, और खोजो, जिनको नहीं मिल रहा है उस तक इस चीज़ को पहुँचाओ। ठीक, उसमें आपका भला भी है और जिस तक पहुँचा रहे हो उसका ही भला होगा, और आने वाले भविष्य में वो आपको क्या देगा, दुआएं देगा कि उस दिन अगर वो उसने नहीं पहुँचाया होता तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं सीख पाता। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।